Hey guys, what's up? Welcome back to another video on the basics of accounts जिसमें हम लोग जर्नल एंट्री सीख रहे थे. ओके, सो विदाउट मच डीले लेट्स स्टार्ट. तो मैंने आपको लास्ट क्लास अपना रोड मैप दिखा दिया था कि कैसे कैसे चलना है हमें. फिर मैंने आपको बता दिया था कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या होता है. देन वी लर्न अबाउट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर द मॉडर्न अप्रोच, जो कि मैंने आपको बताया था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, फिर मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम का एक बेसिक नॉलेज दे दिया था, जिसमें मैंने एक कैबेज मर्चेंट और एक कैबेज बायर का भी आपको एग्जांपल दिया था. ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग में कैसे कैसे मूव करना है. ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस होता है जिसको हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं. सोर्स डॉक्यूमेंट से बनता है वाउचर, और वाउचर से फिर जर्नल एंट्रीज बनती है. ओके, वी स्टार्टेड विद जर्नल. मैंने आपको बताया था कि जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज द ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द जर्नल इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, हमने एक फॉर्मेट ऑफ जर्नल देखा था. फॉर्मेट ऑफ जर्नल देखने के बाद हमने एक दो एग्जाम्पल्स भी किए थे. ओके, तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको जर्नल बनाते समय याद रखने हैं. ओके, द फर्स्ट पॉइंट हियर इज इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ द वर्ड अकाउंट आफ्टर पर्सनल अकाउंट्स. ठीक है, जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं ना, मतलब जो पर्सन्स के अकाउंट होते हैं, किसी आदमी का अकाउंट. ओके, उसके आगे द वर्ड अकाउंट यूज़ करना नेसेसरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर ₹500 ऑन क्रेडिट. राम से कुछ गुड्स खरीदे 500 रुपीज़ के क्रेडिट पे. तो डेट जो होगा वो लिख देंगे. एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम. ठीक है, तो राम के बाद यहाँ अकाउंट लगाना नेसेसरी नहीं है. 500 500, यहाँ पे आप नरेशन लिख देंगे. बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट. ओके, सो राम के बाद अकाउंट लगाना नेसेसरी नहीं है. आप पूछेंगे कि अगर मैंने राम के बाद अकाउंट लगा दिया तो क्या मार्क्स कटेंगे? कटने तो नहीं चाहिए, लेकिन कट भी सकते हैं. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी स्कूल की अकाउंट्स मैम को क्या पसंद है. ओके, उनका अगर मूड अच्छा होगा तो वो नहीं भी काट सकती हैं. अगर मूड ख़राब हुआ तो हो सकता है काट भी दे. अगर आप वैसे भी थोड़े बदमाश स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आपका काट दे. और अगर आपका इंप्रेशन अच्छा है तो हो सकता है आप बच भी जाएं. ओके, सो उनके डिस्क्रिप्शन पे है. वैसे लॉजिकली इसमें मार्क्स नहीं कटना चाहिए. ठीक है, अगर आपने अकाउंट लिख दिया इट इज़ फाइन, नहीं लिखा तो भी फाइन. तो पर्सनल अकाउंट्स के बाद अकाउंट AC अकाउंट लगाना नेसेसरी नहीं होता. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज टोटलिंग एंड कैरी फॉरवर्ड. जब हम जर्नल बनाते हैं, कोई भी जर्नल एक पेज का तो होता नहीं है. ओके, इट रन्स इनटू सेवरल सेवरल पेजेस. तो जब एक पेज के एंड पे आप आएंगे, उस पेज के एंड पे जो भी एंट्रीज हुई है उनका आपको टोटल करना पड़ेगा, और नेक्स्ट पेज पे उस टोटल को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. ओके, ट्रांजैक्शंस इन अ बिजनेस आर वॉल्यूमनस एंड रिक्वायर सेवरल पेजेस ऑफ जर्नल. ठीक है, तो जैसे ये एक पेज है, इसमें आप डेट रिकॉर्ड करेंगे, पर्टिकुलर्स रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे. यहाँ पे आप बहुत सारी एंट्रीज पास करेंगे, लेकिन आपको और एंट्रीज भी रिकॉर्ड करनी है तो वो आपको नेक्स्ट पेज में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी यहाँ पे. लेकिन अगर आपको इस पेज से नेक्स्ट पेज में मूव करना है ना, तो आपको इस पेज का नीचे टोटल करना पड़ेगा, जिसमें आप लिखेंगे टोटल कैरीड फॉरवर्ड. टोटल कैरीड फॉरवर्ड. ठीक है, डेबिट अमाउंट, डेबिट कॉलम का आप टोटल कर देंगे, सपोज इट इज़ 2 लाख. एंड क्रेडिट कॉलम का भी आप टोटल कर देंगे, सपोज इट इज़ 2 लाख. अगर डेबिट और क्रेडिट आप कॉलम टोटल कर रहे हैं और ये दोनों मैच नहीं करता, तो आप पहले ही समझ जाइए कुछ रॉन्ग किया हुआ है एंट्रीज में. ओके, बिकॉज एवरी डेबिट हैज़ एन इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट.
ओके अगर आपको लास्ट क्लास से याद है, वी रेड अबाउट द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड ऑफसेटिंग क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स विल ऑलवेज बी इक्वल। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ लिख रहे थे टोटल कैरीड फॉरवर्ड, नेक्स्ट पेज में आपको लिखना पड़ेगा टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, वही अमाउंट 2 लाख 2 लाख। ठीक है, फिर आप यहाँ का एंट्रीज पास करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। फिर अगर आपको नेक्स्ट पेज में मूव करना है तो यहाँ पे आपको वापस लिखना पड़ेगा टोटल कैरीड फॉरवर्ड जितना भी होगा, और नेक्स्ट पेज में फिर वापस टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये टोटलिंग एंड कैरी फॉरवर्ड का एक रूल है कि जब आपकी जर्नल एंट्री सेवरल पेज में रन करती है तो आपको हर पेज का टोटल करना पड़ेगा और उसको नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ओके, एकदम सिंपल। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई ट्रांजैक्शंस हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं और समझ में नहीं आता कि भाई ये कैश ट्रांजैक्शन था या ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानूं। समझ रहे हैं आप? ट्रांजैक्शन की लैंग्वेज पढ़ के ऑन द फेस ऑफ इट समझ में नहीं आता कि इसको कैश ट्रांजैक्शन मानूं या क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानूं। ओके, सो ये कैसे डिटरमाइन करें कि कोई ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? नाउ, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है, केस 1 अगर परचेज सेल का ट्रांजैक्शन है, नेम ऑफ परचेजर या सेलर, आई रिपीट, केस 1 में परचेज सेल का ट्रांजैक्शन है एंड नेम ऑफ परचेजर और सेलर जो है ना, इट इज नॉट गिवन। परचेजर और सेलर का नाम दिया ही नहीं है। ठीक है, तो यू हैव टू अज्यूम कि ये एक कैश ट्रांजैक्शन ही है। ठीक है, परचेज सेलर कोई भी ट्रांजैक्शन है, परचेजर और सेलर का नाम ही नहीं दिया हुआ, तो ये अज्यूम कर लेना कि भाई कैश में ट्रांजैक्शन हुआ होगा। ठीक है, अगर क्रेडिट में हुआ होता तो परचेजर या सेलर का नाम दिया होता, क्योंकि उसी के तो अकाउंट को हमको डेटर या क्रेडिटर बनाना होगा। ओके, जब परचेजर और सेलर का नाम ही नहीं दिया तो भाई साहब ये कैश ट्रांजैक्शन ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड फॉर ₹20,000, कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ दिया हुआ गुड्स सोल्ड फॉर ₹20,000 टू राम, टू श्याम, टू मोहन, टू राहुल, कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये अज्यूम कर लेना कि जो गुड्स है ना, ये आपने सेल किया है, ये कैश में ही सेल किया है, कैश लेके सामान बेचा है, किसी को क्रेडिट में सामान नहीं बेचा। ओके, सो परचेज सेल के ट्रांजैक्शन में जब नेम ऑफ परचेजर या सेलर दिया ही नहीं है तो इट इज अज्यूम्ड इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, चलो केस 2 में परचेज या सेल का ट्रांजैक्शन है। ठीक है, नेम ऑफ परचेजर या सेलर दिया हुआ है अलॉन्ग विथ कैश। ठीक है, परचेजर और सेलर का नाम भी दिया हुआ है और ये भी मेंशन किया हुआ है कि ट्रांजैक्शन जो है ना वो कैश में हुआ है। तो भाई जब दिया हुआ ही है कि ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है तो फिर दूसरी कुछ सोचने की बात ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड टू मोहन वर्थ ₹20,000 इन कैश, क्लियरली मेंशन किया हुआ है इन कैश, तो कुछ नहीं सोचना है, ये कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अगर नेम ऑफ परचेजर सेलर मेंशन ही नहीं किया हुआ है तो भी ये क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है। लेकिन नेम ऑफ परचेजर सेलर मेंशन किया हुआ है, साथ में कैश भी मेंशन किया हुआ है, तो ये क्या है, फिर वापस कैश ट्रांजैक्शन है।
ठीक है। केस 3, परचेज सेल का ट्रांजैक्शन है, नेम ऑफ परचेजर या सेलर गिवन है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ। कैश है या नहीं है, नहीं दिया हुआ। नेम ऑफ परचेजर सेलर दिया हुआ है, और ये है परचेज और सेल का ट्रांजैक्शन है, ये बताया हुआ है। देन इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तब क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप यहाँ पे दिखने में प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है ना? फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड टू मोहन रुपीज 20,000। ठीक है, जब ऐसा दिया हुआ है ना, गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर रुपीज 20,000, देन इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, आई होप यहाँ तक एकदम क्लियर है। मैं आपको ये पढ़ा रहा था कि डिटरमाइन कैसे करें कि कोई ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो मैंने आपको बताया कि परचेज और सेल का ट्रांजैक्शन है, परचेजर या सेलर का नाम ही नहीं दिया हुआ, अज्यूम कर लेना कैश ट्रांजैक्शन है। परचेज या सेल का ट्रांजैक्शन है, परचेजर या सेलर का नाम तो दिया हुआ है, साथ में मेंशन किया हुआ है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन ही है। थर्ड केस में परचेज या सेल का ट्रांजैक्शन है, परचेजर और सेलर का नाम दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ, तब ये क्या है, तब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो आपको अब कोई भी ट्रांजैक्शन में ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ या कैश ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, अब आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कौन सा ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ओके, लेट्स प्रोसीड। नाउ एक्सपेंसेस के केस में कहानी थोड़ी दूसरी हो जाती है। ठीक है, एक्सपेंसेस के केस में इवन इफ द नेम ऑफ द पार्टी रिसीविंग द पेमेंट इज गिवन, it is still considered as a कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, एक्सपेंसेस के केस में अगर पार्टी का नाम भी दिया हुआ है और कैश मेंशन भी नहीं किया हुआ है, फिर भी हमेशा यही अज्यूम करना है कि एक्सपेंस जो है ना, वो क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है। एक्सपेंसेस हमेशा क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पेड टू रंजन रुपीज 50,000। रंजन को आपने सैलरी पे की 50,000। ओके, सिर्फ रंजन का नाम दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ। बट बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। ओके, ट्रांजैक्शंस आर ऑलवेज रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, और सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ कैश ट्रांजैक्शन। अगर आप मेरे को इसकी जर्नल एंट्री बना के बता पाए, इफ यू कैन गिव मी द जर्नल एंट्री फॉर दिस। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, तो एक्सपेंस इंक्रीज करने से क्या होता है, डेबिट। ऑन दी अदर हैंड, कैश ट्रांजैक्शन है, तो कैश आप पे कर रहे हैं। कैश क्या है, एसेट, और एसेट डिक्रीज हो रहा है। कैश जा रहा है ना, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट डिक्रीज होने से क्या होगा, क्रेडिट। सिंपल। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 50,000। ओके, नरेशन दे देना, बीइंग सैलरी पेड।
अब एकदम ज़्यादा जोश में आके यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट टू रंजन मत कर देना। आप देखेंगे सैलरी पेड टू रंजन 50,000, फटाक से सैलरी अकाउंट डेबिट टू रंजन कर दिया। ठीक है, ज़्यादा जोश जोश में नहीं आना है, जोश को थोड़ा कंट्रोल करके सोच समझ के एंट्री बनानी है। ओके, क्योंकि सैलरी है और सैलरी के एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस आर ऑलवेज कैश ट्रांजैक्शंस, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, यहाँ रंजन का कोई काम नहीं है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, अब तक मैंने क्या पढ़ाया आपको? अब तक जब से क्लास स्टार्ट हुई है मैंने आपको ये बताया कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ द वर्ड अकाउंट आफ्टर पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, सेकंड, मैंने आपको एक टोटलिंग एंड कैरी फॉरवर्ड का रूल बताया कि जब एक पेज में जर्नल्स खत्म हो जाते हैं ना, तो आपको पेज के एंड में लिखना पड़ता है टोटल कैरी फॉरवर्ड, और नेक्स्ट पेज के स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, ऑफकोर्स डेबिट एंड क्रेडिट का जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया डिटरमाइन कैसे करना है कि कोई ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। फिर मैंने आपको ये बताने के बाद ये भी बता दिया कि जो एक्सपेंस है ना वो हमेशा कैश ट्रांजैक्शंस होंगे। ओके, एक्सपेंसेस में क्रेडिट ट्रांजैक्शन का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो है व्हाट आर गुड्स, मीनिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, ये मुझे आपको बतानी है कि मीनिंग ऑफ गुड्स क्या है। नाउ गुड्स मतलब आइटम्स, दीज आर आइटम्स दैट आर परचेज्ड बाय अ बिजनेस फॉर आइदर मैन्युफैक्चर और फॉर रीसेल। I repeat, goods are items that are purchased by the business for either manufacture या फिर रीसेल। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर अगर कोई एप्पल स्टोर वाला ख़रीदता है, क्यों? कस्टमर को रीसेल करने के लिए, है ना। एप्पल स्टोर का तो धंधा ही यही है कि एप्पल स्टोर को कंप्यूटर्स खरीदने हैं और कस्टमर को बेचना है। तो ये एप्पल स्टोर वाले के लिए ये कंप्यूटर क्या है? इज इट अ गुड? Is it a good? Is it purchased for either manufacture or resale? The answer is yes. So is it a good? The answer is yes. ये गुड है ना। लेकिन अगर वो कैबेज मर्चेंट याद है ना अपना, जिसको अपने कैबेज से बहुत ही ज़्यादा प्यार था, उस कैबेज मर्चेंट ने अगर डिसाइड किया कि एक कंप्यूटर खरीद लेता हूँ, ओके, इससे क्या होगा, मेरा जो कैबेज का बिजनेस है ना वो एकदम कंप्यूटराइज कर दूंगा, सबको जीएसटी बिल दूंगा, जीएसटी परचेज इनवॉइसेस लूंगा, सब कुछ कंप्यूटराइज कर दूंगा। ओके, क्या इस कैबेज मर्चेंट ने ये कंप्यूटर रीसेल के लिए खरीदा है? आई रिपीट, क्या इस कैबेज मर्चेंट ने ये कंप्यूटर रीसेल करने के लिए खरीदा है? द आंसर इज नो। तो इस कैबेज मर्चेंट के लिए क्या ये गुड है? द आंसर इज नो, इट इज एन एसेट फॉर हिम। ओके, गुड्स क्या होते हैं? गुड्स मीन द आइटम्स दैट आर परचेज फॉर आइदर मैन्युफैक्चर और रीसेल। ठीक है, तो अगर कोई कंप्यूटर की दुकान वाला ही कंप्यूटर खरीदे क्योंकि उसको रीसेल करना है, तो उसके लिए तो ये गुड है। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी कंप्यूटर खरीदे फॉर यूज इन हिज बिजनेस, देन फॉर दैट पर्सन इट इज़ एन एसेट। ठीक है, तो एक सेम आइटम कैन बी अ गुड फॉर समवन, कैन बी एन एसेट फॉर अनदर पर्सन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। गुड्स होते क्या हैं? वो आइटम्स जो मैं आइदर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर दूँ या फिर मैं उसको डायरेक्ट खरीद के रीसेल कर दूँ। ओके, now what are the accounts associated with the purchase या sale of goods? The first is purchase account. Now when goods are purchased, जब goods when goods are purchased, जब goods purchase होते हैं, तो goods जो है वो बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं, हाँ या ना? ठीक है, गुड्स जो है वो बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं, तो लॉजिकली तो गुड्स अकाउंट क्या होने चाहिए? डेबिट, हाँ या ना? ओके, जब गुड्स परचेज हो रहे हैं बिजनेस में,
तो गुड्स आर इंक्रीजिंग, तो गुड्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड, बट दिस डज नॉट हैपन। ठीक है, जब गुड्स परचेज होते हैं तो परचेजेस अकाउंट इज डेबिटेड। ठीक है, परचेजेस क्या है? परचेजेस बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। अगर कुछ परचेज हो रहा है मतलब ये बिजनेस का एक्सपेंस है। फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस आपको रिकॉर्ड करना है एंट्रीज। तो बिजनेस के लिए क्या है? ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। एक्सपेंस इंक्रीज होने से क्या होता है? डेबिट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट को क्या करना है? परचेज अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। जब गुड्स परचेज होते हैं तो गुड्स अकाउंट को डेबिट नहीं करना, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करना है। सेकेंड थिंग, अगर परचेज ऑफ गुड्स है तो उसको हम लोग बोलेंगे परचेजेस। ठीक है, लेकिन अगर कुछ परचेज ऑफ एसेट्स है तो उसको परचेजेस नहीं बोलेंगे। दीज आर नॉट टर्म्ड एज परचेजेस। ठीक है, तो जो परचेज टर्मिनोलॉजी है ना, आप अकाउंट्स में तभी यूज करते हैं जब परचेज ऑफ गुड्स हो। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो अकाउंट्स एसोसिएटेड विद परचेज या सेल ऑफ गुड्स में द फर्स्ट इज परचेज अकाउंट। जब आप गुड्स को परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट विच इज एन एक्सपेंस हैज टू बी डेबिटेड। ओके, नेक्स्ट थिंग, जब गुड्स सेल हो रहे हैं, व्हेन गुड्स आर सोल्ड। ठीक है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड, तो आप ये बोलेंगे कि गुड्स सेल हो रहे हैं मतलब गुड्स तो बिजनेस में डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। गुड्स अगर सेल हो रहे हैं तो बिजनेस में गुड्स डिक्रीज हो रहे हैं, और अगर गुड्स डिक्रीज हो रहे हैं मतलब उसको क्रेडिट होना चाहिए। अगर आप गुड्स को एसेट पकड़ लें तो एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, और आपको वो अगर एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो इट हैज़ टू बी क्रेडिटेड। येस और नो? येस, बट ये नहीं होता। इंस्टेड सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। इंस्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। ठीक है, सेल्स इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। कुछ अगर सेल कर रहे हैं तो कुछ पैसा आ रहा है, तो इनकम तो है बिजनेस के लिए। और इनकम क्या हो रही है? इनकम इज इंक्रीजिंग। इनकम जब इंक्रीज होती है तो आप क्या करते हैं? डेबिट या क्रेडिट? इनकम इंक्रीज होती है तो आप क्रेडिट करते हैं। ठीक है, याद है ना आपको वो, या भूल गए? रूल्स, द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो यू हैव टू क्रेडिट इट। ठीक है, सेल्स इज एन इनकम, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है यू हैव टू क्रेडिट इट। ठीक है, तो जब गुड्स सेल हो रहे हैं ना तो गुड्स अकाउंट कभी क्रेडिट मत कर देना, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, सिमिलरली अगर नंबर 3, परचेज रिटर्न अकाउंट और रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट। ठीक है, परचेज रिटर्न, आपने जो परचेज किया था ना वो आपने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो आपको बिजनेस से आउटवर्ड्स जा रहा है ना, बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसलिए उसको रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप मेरे को बोलेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट, तो जब आपने गुड्स परचेज किया था तो परचेज अकाउंट को क्या किया था? डेबिट। येस और नो? यस, तो जब परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो क्या परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट कर दें? है ना, परचेज किया था आपने लेकिन कुछ उसमें से रिटर्न कर रहे हैं, तो वो परचेज अकाउंट जिसको डेबिट किया था उसी को क्रेडिट कर देते हैं तो काम बन जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब आप परचेज रिटर्न करते हैं तो आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट नहीं करते, यू क्रेडिट परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, जब आप परचेज करते हैं तो आप डेबिट क्या करते हैं? परचेज अकाउंट। जब आप परचेज रिटर्न करते हैं तो आप परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट मत कर देना, परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना है।
ठीक है, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। नंबर 4, सेल्स रिटर्न अकाउंट और रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट। ठीक है, आपने कुछ सेल किया था और कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया, तो बिजनेस में तो जो गुड गया था वो इनवर्ड आ रहा है ना वापस कस्टमर से, तो उसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट। ओके, नाउ जब हमने सेल्स किया था तो हमने सेल्स अकाउंट को क्या किया था, क्रेडिट। अब आप मेरे को बोलेंगे कि जब सेल्स का रिटर्न आ रहा है तो यही सेल्स अकाउंट जिसको क्रेडिट किया था इसको डेबिट कर देते हैं। ओके, बट ऐसा नहीं होता। हम सेल्स अकाउंट को डेबिट करने के अलावा एक दूसरा सेल्स अकाउंट को डेबिट करने के बजाय दूसरा अकाउंट डेबिट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। ओके, यहाँ तक टर्मिनोलॉजी सब क्लियर है? ठीक है, कोई कोई लोग मेरे को ये पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, सिंपल अगर सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था उसी को डेबिट कर देते तो काम बन जाता। ओके, काम तो बन जाता, लेकिन क्या ये एक गलत अकाउंटिंग प्रैक्टिस नहीं हो गई? आप मेरे को खुद सोच के बताइए। सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देना का मतलब हुआ कि मेरी सेल्स ही कम हुई। ठीक है, तो अगर मैंने सेल्स अकाउंट जब सेल्स हुई थी उसको क्रेडिट किया, जब सेल्स रिटर्न हुई उसको डेबिट कर दिया, तो क्या ये मैनेजमेंट कभी समझ ही नहीं पाएगा कि हमारी सेल्स कम क्यों आ रही है? ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करने का मतलब है कि अकाउंटिंग बुक्स में आप ये शो कर रहे हैं कि सेल्स तो हमारी ठीक हो रही है, लेकिन शायद प्रोडक्ट के क्वालिटी में कुछ गड़बड़ है, इसलिए सेल्स जो हो रही है ना उसमें से कुछ रिटर्न भी आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने ये सेल्स रिटर्न अकाउंट खोला ही नहीं और सीधा सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया, इसका मतलब मैंने जो सेल्स की थी ना वो सेल्स ही कम हुई थी, सेल्स रिटर्न आ गए, ये इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को कभी मिलेगी ही नहीं। ओके, तो क्या ये एक गलत अकाउंटिंग प्रैक्टिस नहीं हो गई, है ना? ओके, सो जिसने भी अकाउंट्स बनाया है ना बहुत सोच समझ के बनाया है। ओके, तो आप ये मत सोचिए कि ऐसे हो रहा है तो ऐसे नहीं हो कि दूसरी तरीके से हो सकता था। ओके, जो हो रहा है एकदम परफेक्टली करेक्ट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या सीखा अभी। फर्स्ट मैंने आपको ये बताया कि पर्सनल अकाउंट्स के आगे अकाउंट लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा? रॉन्ग तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट। द सेकेंड थिंग मैंने आपको बताया टोटलिंग एंड कैरी फॉरवर्ड का रूल। ओके, थर्ड मैंने आपको बताया कि कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है, इसको कैसे डिटरमाइन करें कि ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है। फोर्थ मैंने आपको ये बोला कि एक्सपेंसेस जो है ना, एक्सपेंसेस जो है ये हमेशा क्या है, कैश ट्रांजैक्शन। फिफ्थ में मैंने आपको ये बताया कि मीनिंग ऑफ गुड्स क्या है एंड अकाउंट्स एसोसिएटेड कौन कौन से हैं गुड्स के साथ, जिसमें मैंने आपको बताया एक है परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, सेकंड इज सेल्स अकाउंट, थर्ड इज परचेजेस रिटर्न अकाउंट एंड द फोर्थ इज सेल्स रिटर्न्स अकाउंट। ठीक है, एक और अकाउंट होता है जिसको हम लोग जनरली क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट बोलते हैं, वो बाद में सीखेंगे। ठीक है, अभी आप ये चार सीख लीजिए। ओके, आई होप अब तक जो आपने सीखा है वो 100% क्लियर है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप इस कंडीशन में तो आ चुके हैं कि ये वाला सम आराम से प्रैक्टिस करके खुद बना सकते हैं। आप मेरे को देख के बताइए, क्या आप ये सम
खुद बना सकते हैं? मुझे पता है आप कर तो सकते हो, लेकिन करोगे नहीं आप, ठीक है, मुझसे ही करवाओगे। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 अगेंस्ट चेक। ठीक है, जब चेक दिया हुआ हो ना, मतलब पेमेंट किससे हुआ है? बैंक अकाउंट से हुआ है। ओके, कैश पेमेंट नहीं है, पेमेंट बैंक अकाउंट से हुआ है। एंट्री क्या बनेगी अगर आप मेरे को बता सकते हो तो? परचेज गुड्स, परचेज क्या है? एक्सपेंसेस है। तो अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या करोगे? डेबिट। बैंक से पेमेंट गई आपकी, तो बैंक क्या हो रहा है? डिक्रीज। बैंक एक एसेट अकाउंट है एंड एसेट इज डिक्रीजिंग, तो बैंक को क्या करोगे? क्रेडिट। समझ में आ रहा है? एंट्री क्या होगी? आपका सीरियल नंबर अगर दिया हुआ है ना, तो डेट कॉलम में आप सीरियल नंबर लिख दीजिए। एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है? व्हाट इज द अमाउंट? 50,000। नरेशन में डाल दीजिए बीइंग गुड्स परचेज्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री? सोल्ड गुड्स फॉर ₹25,000 अगेंस्ट चेक। तो अगेन चेक दिया हुआ है, तो इट इज बैंक अकाउंट। आपने कुछ गुड्स सेल किए हैं जिसके लिए आपके बैंक अकाउंट में 25,000 रुपये आ गए, तो इसमें बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट इज इंक्रीजिंग। तो अगर बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? फटाफट से बताइए। अगर बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? ये आंसर इज डेबिट। सोल्ड गुड्स, गुड्स गए, तो क्या गुड्स अकाउंट को क्रेडिट कर दें? अगर गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं तो क्या गुड्स अकाउंट को क्रेडिट कर दें या सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करें? ये आंसर इज सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करें। तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? 25,000। बीइंग गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, थर्ड एंट्री अगर आप मेरे को बता सको। पेड सैलरी, सैलरी ₹10,000 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई टू स्टाफ बाय चेक। ठीक है, सैलरी क्या है? सैलरी इज एन, सैलरी क्या है? इट इज़ एन एक्सपेंस। तो अगर यहाँ पे बाय चेक नहीं भी दिया होता ना, तो भी मैं यही मानता कि ये कैश एक्सपेंस है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर यहाँ बाय चेक नहीं भी दिया होता तो भी मैं यही मानता क्योंकि ये कैश एक्सपेंस है, क्रेडिट एक्सपेंस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्या है, ये एक्सपेंस है। ठीक है, तो सैलरी एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, तो इट विल बी डेबिटेड। ऑन दी अदर हैंड चेक से पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो यहाँ एंट्री क्या लिखूँ मैं? सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कितनी थी? 10,000। ठीक है, यहाँ मैं दे दूंगा बीइंग सैलरी पेड। हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है, उपाय नहीं, एडजस्ट करिए थोड़ा।
ठीक है, यहाँ मैं लिख दूंगा टोटल कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि ये पेज ख़त्म हो गया। जर्नल एंट्री और मारनी है, लेकिन इस पेज में तो नहीं आएगी। ठीक है, कितना कैरी फॉरवर्ड हो गया? 50,000 प्लस 25 75 प्लस 10 85। 85,000। इधर भी क्या 85,000 आ रहा है? इधर भी क्या 85,000 आ रहा है? नहीं आ रहा तो फिर कुछ गलत है। ठीक है, लेकिन हमारा तो 85,000 आ गया इधर भी। नेक्स्ट पेज में क्या मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा? टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड कितना? 85,000। 85,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंट्री क्या है? रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम मुकेश, जो कि मेरा डेटर था पहले। वो डेटर था इसलिए मुझे उससे पैसे मिलने ही थे। वो मेरा डेटर था तो मुझे उससे पैसे मिलने ही थे, और उसने मुझे पैसे पे कर दिए 10,000 रुपीज़। दिया हुआ नहीं है कि बैंक में पे किए हैं कैश में पे किए हैं। मैंने अज्यूम कर लिया कि कैश ही दिया होगा उसने। ठीक है, कैश मेरा एक एसेट है जो कि इंक्रीज हो रहा है, तो ये डेबिट होगा, हाँ या ना? ऑन दी अदर हैंड मुकेश, ये क्या है? मेरा डेटर, मतलब ये भी मेरा एसेट है, और ये एसेट मेरा कम हो रहा है। ठीक है, मुकेश मेरा डेटर है, तो जब तक मुझे उससे पैसे नहीं मिले थे वो मेरा एसेट था। जब तक मुझे मुकेश से पैसे नहीं मिले मतलब मुझे उससे पैसे मिलने हैं। अगर मुझे उससे पैसे मिलने हैं मतलब वो मेरा एसेट है। लेकिन अभी अगर मुकेश ने पैसे दे दिए तो क्या अब वो मेरा एसेट बचा? द आंसर इज नो। अब वो एसेट बचा ही नहीं। ठीक है, तो वो एसेट अब ख़त्म हो रहा है। तो जब एसेट कम हो रहा है तो मैं क्या करूँगा? उसको क्रेडिट। ओके, आई होप कोई भी डाउट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी? द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू मुकेश। अकाउंट लिखूं क्या यहाँ पे? मुकेश के बाद क्या मैं अकाउंट लिखूं? लिखना तो नहीं चाहिए। अगर लिख दिया तो कोई गुनाह भी नहीं किया। ठीक है, अमाउंट कितना था? 10,000। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश। ओके, नेक्स्ट क्या है? पेड कैश ₹26,000 टू सूरज, जो कि हमारा क्रेडिटर था। क्रेडिटर था मतलब मुझे उसको पैसे देने थे। ठीक है, अब मैंने उसको 26,000 पे कर दिए। तो अगर मैंने उसको 26,000 पे कर दिए मतलब कैश तो मेरे अकाउंट से कम हुआ है। तो अगर कैश विच इज़ एन असेट कम हुआ तो मैं कैश को क्या करूँगा? क्रेडिट। ऑन दी अदर हैंड सूरज, जो मेरा क्रेडिटर था, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी थी, अगर मैंने उसको पैसे दे दिए तो क्या वो लाइबिलिटी ख़त्म हो गई? क्या वो लाइबिलिटी क्या वो लाइबिलिटी ख़त्म हो गई? और अगर वो लाइबिलिटी ख़त्म हो गई तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट, बिकॉज लाइबिलिटी डिक्रीजिंग, मतलब लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है उसको क्या करते हैं हम? डेबिट। एंट्री क्या बनेगी आप मेरे को बताइए अब। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी सूरज। अकाउंट लिखूं क्या इसके बाद? डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट था? 26,000। ठीक है, यहाँ एंट्रीज ख़त्म हो गई। यहाँ आप एक टोटल कर सकते हैं।
जो टोटल होगा यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, टोटल कितना होगा 85,000 प्लस 10 विच इज़ 95 प्लस 26, 95 प्लस 26 1,31,000, सॉरी 1,21,000। ठीक है, आई होप यहाँ तक एकदम क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आप जर्नल एंट्री का बेसिक्स एकदम अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, आपको बेसिक्स एकदम अच्छे से आता है। जो बेसिक सम्स होते हैं ना कोई भी बुक में, जैसे अगर आप डी के गोयल ले लीजिए या टी एस गरेवाल ले लीजिए या कोई भी बुक ले लीजिए, जो बेसिक सम्स होते हैं ना फर्स्ट के 5-6 सम्स, वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, फिर कुछ और प्रैक्टिस सम्स करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद डिस्काउंट एंड रिबेट क्या होता है वो सीखेंगे। ठीक है, वो सीखने के बाद बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में हमको सीखना है, व्हाट आर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन सीखने के बाद हमें कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की सीखनी है। उसके बाद हम एडजस्टमेंट एंट्री सीखेंगे। ठीक है, तो इट इज़ अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। ठीक है, अब तक हमने जितना सीखा है उसमें कंसेप्ट क्लियर रखिए, बाकी का जो भी है वो मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, आई गारंटी यू कि ये क्लासेस की जो सीरीज़ है ये करने के बाद आपके बेसिक्स ऑफ जर्नल्स और बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए ज़िंदगी में ऐश करिए, मज़े करिए। ओके, बाय बाय।